हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनियाल बिश्नोई 17 पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण नीतियों के पोर्शन को। ये शिक्षण नीतियाँ राजस्थान और केंद्र में जितनी भी भर्ती होती है जिसमें शिक्षण विधियों का भाग है उन सब के लिए उपयोगी होगी और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कंटेंट तैयार किया है। अब आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। हमने शिक्षण विधियों को इस तरीके से तैयार किया है कि सभी सामग्री आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। अब से हम प्रतिदिन एक नियमित क्लास लेंगे। ये शिक्षण विधियाँ टीईटी, परी, थर्ड ग्रेड मेंस, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटेट आदि सभी प्रकार की भर्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी। तो यदि आप भी शिक्षण नीतियों के पोर्शन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए। और अभी तक आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा जो रीट, परी, थर्ड ग्रेड मेंस, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आप इन कक्षाओं को पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। सीधे तथ्य और जो समझ विकसित होनी है वो हम कक्षा में कोशिश करेंगे कि उस समझ को विकसित करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहली क्लास। पहला टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य एवं उनका वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं और शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के अलग अलग वर्गीकरण हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम देखिए कि बी एस ब्लूम का त्रिध्रुवीय वर्गीकरण। ये प्रश्न डायरेक्ट आता है कि त्रिध्रुवीय वर्गीकरण किसने दिया, तो वो बी एस ब्लूम ने दिया, जिसमें उन्होंने रखा उद्देश्य सबसे ऊपर, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन यानी उद्देश्य साध्य या लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अधिगम अनुभव साधन यानी जिस माध्यम से हम प्राप्त करना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अनुभव प्राप्त करते हैं, वो अधिगम अनुभव हो गए। और मूल्यांकन, हमने क्या कुछ नया सीखा उसकी जांच के लिए जो मूल्यांकन होता है, जिसे जिसे हम बोल सकते हैं साक्ष्य या प्रमाण। अब देखिए उद्देश्य क्या है। ऐसा अपेक्षित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से लाया जाता है। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन मतलब जो राष्ट्र में या हमारे समाज में स्वीकार हो, ऐसा वांछित व्यवहारगत परिवर्तन कहलाता है। जैसे आदर्श नागरिक का निर्माण करना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, इस प्रकार के वांछित व्यवहारगत परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में लाना जो शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से लाया जाता है। ये उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य इन्हें हम लक्ष्य या शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है, देखो कि किसी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए सामान्य प्रयोजन यानी जनरल पर्पज लक्ष्य कहलाता है। यानी हम एक जनरल पर्पज रखते हैं, वो लक्ष्य कहलाता है। लक्ष्य हमें ध्येय यानी गोल्स तथा मूल्य यानी वैल्यूज़ की प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। जैसे आदर्श नागरिक बनना एक परिभाषा है कार्टर विगुड की। ये लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है। साध्य यानी उद्देश्य जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हम उस रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को हम प्राप्य उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य इन नामों से भी जानते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि किसी इकाई उप इकाई टॉपिक के अनुदेशन शिक्षण से अधिगमकर्ता में विषय वस्तु संबंधी जिन व्यवहारगत परिवर्तनों को मापा जाता है उन्हें प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। ये प्राप्य उद्देश्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छोटे छोटे पद होते हैं। अर्थात प्राप्य उद्देश्य वे माध्यम होते हैं जिनकी सहायता से लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना है। यानी विशिष्ट उद्देश्य ये होते हैं कि सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, उनके माध्यम से उनको जोड़कर जो उद्देश्य प्राप्त होता है अंत में जाकर, वो सामान्य उद्देश्य होता है। अब इसमें बी एस ब्लूम की एक परिभाषा है कि शैक्षिक उद्देश्य वे लक्ष्य मात्र नहीं है, कि वो लक्ष्य मात्र सिर्फ नहीं है जिनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और अनुदेशन के लिए निर्देश दिया जाता है, बल्कि यह मूल्यांकन की तकनीक की रचना के विशिष्टीकरण में भी सहायक होता है। तो ये हमने पढ़ा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, कोई भी भर्ती हो जहाँ शिक्षण विधियों का पोर्शन है वहाँ इस भाग से प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो सीधे सिलेबस में दिया हुआ नहीं हो। अब देखो हम लक्ष्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर देखते हैं। इनका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता है, इनका क्षेत्र संकुचित होता है। ये दीर्घकालिक होते हैं, इनको पूर्ण प्राप्त करने में अधिक श्रम तथा साधन की आवश्यकता होती है। ये अल्पकालिक या तत्कालिक होते हैं। ये साध्य या लक्ष्य होते हैं, ये साधन होते हैं। इनका संबंध संपूर्ण राष्ट्र एवं समाज से होता है, अतः ये कक्षा कक्ष से प्रत्येक संबंध नहीं रखते। ये स्वभाव या प्रकृति में सीमित होते हैं। इनका संबंध शिक्षक से शिक्षार्थी से होता है, अतः ये कक्षा कक्ष से पूर्ण या प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण या स्रोत शिक्षा नीति, समाजशास्त्र, विद्यालय संगठन और दर्शनशास्त्र द्वारा होता है। इन उद्देश्यों का वर्गीकरण, निर्धारण या स्रोत
शिक्षक या मनोविज्ञान द्वारा होता है, वह शिक्षक छात्र अनुदेशन अध्यापन पर इनकी प्राप्ति हो जाती है। ये वार्षिक पाठ्य योजना का आधार है, ये दैनिक पाठ्य योजना का आधार है। इनकी प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक प्रकार की होती है, इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक प्रकार यानी सरल होती है। जैसे इसमें ये लक्ष्य होता है कि अमूर्त चिंतन का विकास करना, बल्कि इसमें क्या होता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग सीखना। और भी अंतर है इसमें देखते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप व मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करते हैं। इनका न ही मापन संभव है तथा न ही इन्हें पूर्ण प्राप्त करना संभव है। इनका स्पष्ट व पूर्ण मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है, इनको पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। ये चिंतन व दृष्टिकोण में परिमार्जन व परिष्करण दर्शाते हैं, ये अधिगम उपलब्धि को दर्शाते हैं। ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं, ये स्पष्ट व निश्चित होते हैं। इनमें व्यक्तिनिष्ठता होती है, इनमें वस्तुनिष्ठता होती है। ये शिक्षण में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं तथा इनमें प्राप्य उद्देश्य समाहित रहते हैं। ये लक्ष्य या उद्देश्य का एक भाग है। ये शैक्षिक प्रक्रिया में निर्धारित सामान्य प्रयोजन है, ये शैक्षिक प्रक्रिया में निर्धारित विशिष्ट प्रयोजन है। ये समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता तथा आकांक्षा के अनुरूप परिवर्तनशील है, ये निश्चित होते हैं तथा प्रत्येक प्रकरण या विषय के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इनका सार रूप में हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य या सामान्य उद्देश्य बड़े होते हैं, यानी उनका क्षेत्र बड़ा होता है, और विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्य उद्देश्य होते हैं, उनका क्षेत्र संकुचित होता है। तो इसे आप अच्छे तरह से देखिए, ये प्रश्न यहाँ से हर बार परीक्षा में आ जाते हैं। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ।